तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। तो सबसे पहले जो हम इसकी शुरुआत करेंगे, इसमें जो हम देखने वाले हैं, हमारा डेफिनेशन हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो आप एक हेडलाइन दीजिए अपने कॉपी में और थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करेंगे। एंड इस क्लास के एंड होते होते मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैथमेटिक्स के इस चैप्टर के लिए आपके अंदर एक अच्छे से कंसेप्ट को इम्प्रेग्नेंट कर देना, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा देना कि आखिर त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको पूछा जाए कि बताओ त्रिकोणमिति होता क्या है, तो उसका सबसे सिंपल डेफिनेशन होता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल से सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत सारा कमी अभी रह जाता है। हम एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखाने की कोशिश करते हैं, फिर उस डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। ठीक है, गणित की वह शाखा है। सबसे पहली बात कि ये त्रिकोणमिति क्या है, तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसलिए मैंने कहा कि आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, बिकॉज अपने आप में ये क्या है, अपने आप में ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। चैप्टर तो है ही आपके बुक का, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये अपने आप में है। तो ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन होता है। Trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relationship between angles and sides of a right angled triangle. त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के परस्पर संबंधों का अध्ययन होता है। डेफिनेशन को जो आप लिखे हैं एक बार पढ़िए ठीक से। समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। यहाँ केवल समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। समकोण त्रिभुज के भुजा इसमें क्या क्या होता है समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहा जाता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनस कहा जाता है। छोटी भुजाओं को कहा जाता है आधार और लंब। ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में आंख मूंद कर आधार या लंब नहीं होता है,
आधार या लंब हमेशा डिपेंड करता है, ये डिपेंडेबल चीज़ है, ये निर्भर करता है कि आप किस कोण के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि एक समकोण त्रिभुज में हमेशा एक 90 डिग्री का कोण होता है, ये तो एकदम क्लियर बात है। समकोण त्रिभुज कहेंगे तो इतना तो किसी को भी पता होगा, 6 क्लास के बच्चे को भी पता है कि एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता ही होता है, अदरवाइज उसको समकोण त्रिभुज कहा ही नहीं जा सकता है। 90 डिग्री का एंगल होना एकदम मस्ट है, इतना तो क्लियर है। तो एक कोण जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो बाकी जो दो कोण बचा, एक तो मान लीजिए कि थीटा हो गया और दूसरा कोण हो गया अल्फा, ठीक है। अल्फा को बोलेंगे हम 90 माइनस थीटा, थीटा को बोलेंगे 90 माइनस अल्फा, यानी कि थीटा जोड़ अल्फा करने पर फिर से 90 डिग्री आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा 90 डिग्री? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है और उस 180 में से एक 90 डिग्री तो फिक्स हो ही चुका है ना। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार या लंब, आधार या लंब एक निश्चित, एक सर्टेन न्यून कोण, एक सर्टेन न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। कभी भी आंख मूंद के नहीं कहा जा सकता है कि इस ट्रायंगल में नीचे में ये दिख रहा है तो ये बेस हो गया, ये खड़ा दिख रहा है तो इसको परपेंडिकुलर कर देंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ये हमेशा किसी न किसी, देखो एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, आपको किसी न किसी एक न्यून कोण के रिस्पेक्ट में ये बात कहना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में? वो न्यून कोण ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं होगा, इस त्रिभुज के अंदर ही दो न्यून कोण है, एक थीटा है एक अल्फा है। और चूंकि ये समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो थीटा अल्फा हमेशा 90 से कम ही होगा, 90 भी नहीं होगा, 90 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होकर के 180 होना है, तो ये 90 हो गया है, तो ये दोनों को तो 90 से कम ही होना होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? हाँ, दोनों जोड़ के 90 होगा, लेकिन दोनों कोण अपने आप में 90 से कम ही रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर थीटा के लिए हम बात करें, थीटा के लिए, यहाँ अगर थीटा के लिए बात करें तो पहले नाम दे देते हैं ABC। थीटा के लिए तो ये सही है, थीटा के सामने का जो साइड है, ठीक है, थीटा के जस्ट सामने का जो साइड है उसको तो हम परपेंडिकुलर कहेंगे, नो डाउट, है ना। एंड द साइड, वो भुजा जो थीटा से संलग्न है, द साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड बेस, ठीक है ना। तो वो हमेशा एंगल पर डिपेंड करेगा, त्रिभुज को देखकर कभी भी बेस और लंब का निर्धारण नहीं होता है। वो निर्धारण इस बात पर होता है कि कोण, न्यून कोण कौन सा है, ठीक है ना। तो थीटा न्यून कोण है तो थीटा न्यून के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, तो थीटा से संलग्न, थीटा से एडजेसेंट कौन सा साइड है, तो हमारा AB है, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, नो डाउट। एंड BC हमारा क्या हो जाएगा, तो BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। इज देयर एनी डाउट? बेस AC नहीं हो सकता है, क्योंकि हर हाल में हो, आपका कहना सही है कि सर एडजेसेंट साइड यानी कि थीटा से संलग्न भुजा आप बोल रहे हैं, तो खाली AB थोड़े है, AC भी है। हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा भुजा हमेशा कर्ण होता है, हमेशा हाइपोटेनस ही होता है, इसमें किसी भी तरह का आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
सबसे बड़ा भुजा हमेशा फिक्स है। जो भी एंगल के आधार पर यहाँ निर्धारण हो रहा है वो केवल आधार और लंब का हो रहा है। यहाँ किसी को क्या दिक्कत है? कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ूँ? शिवराज बाबू, चलिए, ये पूरा कंसेप्ट तब क्लियर हो गया कि थीटा के लिए ए बी बराबर बेस हो गया, बी सी बराबर परपेंडिकुलर हो गया, और कर्ण हर हाल में हाइपोटेनस, हर हाल में हाइपोटेनस ही होता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अल्फा के लिए हम क्या कह सकते हैं? तो अल्फा के लिए देखो थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं। बदल क्या जाती हैं? कंसेप्ट वही रहेगा, थ्योरी वही रहेगा, ठीक है। तो ओहो क्या हो गया, चलो ठीक है। अल्फ़ा के लिए देखो क्या होने वाला है, चलिए लिखते हैं यहाँ। अल्फ़ा के लिए, फॉर अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा के लिए ए बी जो होगा वो क्या है? सामने का भुजा है। अल्फ़ा के लिए ए बी संलग्न भुजा नहीं है, एडजेसेंट साइड नहीं है। तो अल्फ़ा के लिए ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा, है ना। कोण अल्फ़ा के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा, और बी सी क्या हो जाएगा? बेस होगा। और ए सी क्या होगा? ए सी थीटा के लिए हो चाहे अल्फ़ा के लिए हो, किसी के लिए भी हो, ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। और आदत डालो, परपेंडिकुलर को P लिखेंगे, बेस को B लिखेंगे, हाइपोटेनस को H लिखेंगे। धीरे धीरे ये आदत आपको डाल लेनी है कि बेस को B, परपेंडिकुलर को P और हाइपोटेनस को H, ये लिखेंगे, हमेशा आप लिखेंगे। तो ये कंसेप्ट पहले क्लियर हुआ तुम्हारा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को किसी एंगल से कोई लेना देना नहीं है, सबसे बड़ा जो है वो हाइपोटेनस है। लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आधार और लंब कोण स्पेसिफिक होता है, एंगल स्पेसिफिक होता है। एंगल के सापेक्ष ही वो आधार या फिर लंब होता है। अगर एंगल से सटा हुआ छोटा भुजा है तो वो आधार होगा, एंगल के सामने खड़ा छोटा भुजा है तो उसको लंब कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात आता है कि ये जो तुम पढ़े अभी तुरंत, यहाँ क्या हो गया? डेफिनेशन को फिर से आप पढ़ो त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि भुजा और कोण के परस्पर संबंधों का अध्ययन होता है। तो त्रिकोणमिति तो शुरू हो गया, तब इतना सा भी कोई पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ाई शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो भी भुजा है, भुजा हमेशा कोण के सापेक्ष ही कुछ हो रहा है। तो ये भुजा और कोण का सापेक्षी संबंध ही तो है त्रिकोणमिति। कोई दिक्कत इसमें? मजा आया ये जान करके? स्टूडेंट का यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बाद में फिर बोलता है कि अरे ये तो ये हो गया, वो हो गया, तो परेशान होता है। परेशानी की कोई बात नहीं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कभी आप परेशान नहीं होंगे। तो अब हमें क्या करना है इसमें? हमें यहाँ पर थोड़ा केयरफुली काम करना है। देखो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं। हाँ, डेफिनेशन को पढ़ने के लिए बोले थे, है ना। आपके मन में एक मासूम सा सवाल उठेगा कि सर ऐसा क्या रखा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि उसके लिए गणित का एक अलग शाखा ही बनाना पड़ा है? क्वेश्चन तो आपका आ सकता है ना कि गणित का एक अलग शाखा में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जा रहा है और दूसरा कुछ नहीं पढ़ा जा रहा उसमें। इतना इम्पोर्टेंट क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में? तो देखो, सबसे पहली बात कि राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक इजी कंसेप्ट है। इजी कंसेप्ट, सबसे पहला बात तो यही होता है। गणित हमेशा क्या करता है? चीज़ों को आसान बनाता है। तो इसीलिए बस पहला बात तो ये जान लो कि आखिर दूसरा कोई चीज़ का ऐसा क्यों नहीं कहा गया, चतुर्भुज मिति क्यों नहीं बना जो त्रिकोणमिति ही बना, है ना।
अच्छा, त्रिकोणमिति बना भी तो सब ट्रायंगल के बारे में क्यों नहीं अध्ययन हो रहा है, जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही अध्ययन हो रहा है ना? वृत्तमिति क्यों नहीं बना? समझ में आ रही है बात? त्रिकोणमिति क्यों है, ये सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए। इतना क्या इंपॉर्टेंट है इस समकोण त्रिभुज में कि इतना इसको पढ़ा जाता है? तो याद रखना, दुनिया में आप कोई भी आकृति आप दुनिया में सोच लो, कोई भी आकृति दुनिया में सोचो, ठीक है, कोई भी आकृति सोचो, आप वर्ग सोचो, आयत सोचो, आप सर्किल सोच लो, ठीक ना, आप कुछ भी सोच लो, आप कुछ और इसमें अगर हमारे पास शेप होता तो हम आपको और दिखाते। चलिए आपके लिए हम एक शेप बना ही लेते हैं। आपके लिए ये बन गया यहाँ पर हेक्सागन, हिंदी में कहते हैं षटकोण। देखिए इन सब का स्टडी बहुत इजी है। अगर आप इन सबको चाहें ना तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं। एक नहीं, कई सारे राइट एंगल ट्रायंगल में इसको तोड़ सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इस दुनिया में किसी भी आकृति का अध्ययन करना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन ठीक से हो गया है तो हम उसके बेसिस पर दुनिया के किसी भी आकृति का अध्ययन कर सकते हैं। इवन सर्किल के लिए भी ये करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज सर्किल को भी आप ठीक से अगर देखें तो सर्किल का अपना एक सेंटर कहीं होगा, नो डाउट सर्किल का अपना एक सेंटर है, एंड सेंटर से आपका इस तरह से एक, आप इस तरह से खींचें, फिर सेंटर से आप इस तरह का खींचें, इतना सा डिस्टेंस के लिए तो लग रहा है ना कि एक ट्रायंगल हो गया है, बिल्कुल लग रहा है। इस ट्रायंगल को कट आउट करके बाहर अगर निकालें तो कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा? तो बनेगा तो फिर इसमें बीच में लंब गिरा दिया जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ऐसा लंब गिरा करके हम यहाँ पर इस तरह से ऐसा 1000 ट्रायंगल में, 2000 ट्रायंगल में इस सर्किल को तोड़ करके इस सर्किल का स्टडी भी कर सकते हैं। द फैक्ट इज दैट फॉर एनी शेप इन मैथमेटिक्स, फॉर एनी शेप ऑफ ज्योमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल इज द बेसिक शेप फॉर एनी शेप। ज्यामिति के किसी भी आकार के लिए समकोण त्रिभुज एक आधारभूत आकार है, बिल्कुल आधारभूत आकार है, ठीक है ना, वो एकदम बेसिक है। अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को तोड़ना चाहेंगे ना तो आप उसको कई सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स में तोड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और इसलिए मैथमेटिक्स का एक अलग ही ब्रांच त्रिकोणमिति क्यों है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हो ही गया होगा। अब बात करते हैं हम कि बेसिकली इस त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली अगर आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ चुके हैं, त्रिभुज की समरूपता को अगर आप पढ़ चुके हैं, आपके बुक में पहले आ रहा है वो चैप्टर या बाद में आ रहा है? समरूपता वाला चैप्टर, हाँ, ट्रिगोनोमेट्री पहले ही होगा, बिकॉज प्रोसेस ही यही है पढ़ने का कि पहले सिमिलैरिटी पढ़ा जाए, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाए, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री ऑल अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिकोणमिति क्या है? तो वो केवल और केवल त्रिभुज के समरूपता का एक कोडिफाइड अध्ययन है, ठीक है। देखिए ये कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पर अब हम आते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी में कुछ सहूलियत है, पहले ही बोले कि
राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी बहुत आसान होता है, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं। हम यहाँ थोड़ा सा इस पिक्चर को प्रिसाइज करते हैं ताकि कुछ अभी ऐसा सब काम करेंगे हम लोग जिससे कि आपको लगेगा, कुछ फील हम कराना चाहते हैं आपको, तो इसलिए मेरा कुछ अपना जुगाड़ है, तो हमको अपना जुगाड़ करने दीजिए और थोड़ा देखिए आप लोग। ओके, थोड़ा सा ऊपर आता तो 30 डिग्री हो जाता, 30 भी नहीं, मैं चाहता हूँ आज 45 लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, मिला जुला के मेरा काम हो गया है। बारी आपकी है समझने की, वो आप जाने। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज की अपनी एक खासियत है कि वो इजी होता है, सबसे पहली बात, और उसी इजीनेस को मुझे यहाँ समझाना है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको जब बनाया गया है ना, तो कोशिश हमने किया है कि ये एकदम 45 डिग्री रहे। हालांकि 45 डिग्री एग्जैक्ट नहीं रह पाया है, लेकिन कोशिश मेरी रही कि ये 45 डिग्री का एंगल बने। और चलो नेम भी डाल देते हैं। ऑब्वियसली ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये भी 45 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की वाली बात है ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको नाम देते हैं, तो ए बी सी, ठीक है ना। और चलो थोड़ा सा इसको कुछ आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये बिजली का बहुत बड़ा खंभा है, ठीक है ना, और उस खंभे को सीधा रखने के लिए आप देखते होंगे कि कोई बहुत बड़ा बिजली का खंभा होता है, तो उसको सीधा रखने के लिए कुछ वायर, बहुत ही मोटा मोटा लोहा या फिर एल्युमिनियम का वायर उस बिजली के खंभे से लगा के खींचा जाता है, बस उसको सीधा रखने के लिए। दोनों साइड से, इस साइड से भी खींचा जाता है, उस साइड से भी खींचा जाता है। हम उस साइड से अभी नहीं खींच रहे हैं, हम सिर्फ इस साइड से खींच रहे हैं, और ऐसे करके हमारा काम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें क्या करता है कोई खुराफात बच्चा कि रस्सी में पत्थर बांध करके यहाँ से फेंकता है इस पर, और ऐसा फेंकता है कि वो रस्सी जाकर के इसमें लपटा जाता है और यहाँ बंध जाता है, और यहाँ से फिर वो रस्सी को एकदम ज़मीन में सीधा पकड़ के खींच देता है, एकदम बढ़िया से ज़मीन में खींच करके ऐसे लगा दिया जाता है। वो बच्चा ऐसा कर देता है। तो इस तरह से एक और ट्रायंगल यहाँ बन गया, लेकिन ये ट्रायंगल बच्चा के पहुँच में है, ये तो बच्चा के पहुँच में नहीं था, ये लेकिन बच्चा के पहुँच में है। तो ये हो गया।
एक और छोटा बच्चा क्या करता है इसमें कि एक स्टिक लाता है, बांस का बत्ती है, ठीक है, वो लाता है और उसको यहाँ ऐसे ज़मीन में गाड़ता है, इसको ज़मीन में ठोकता है कि आराम से ये यहाँ से इस तरह से ऐसे एक शेप बन जाता है। सो प्लीज़ विजुअलाइज, ट्राई टू विजुअलाइज। रियलिटी में कहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा पिक्चर दिमाग में आपका बनना चाहिए जो हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ऑल द टाइम यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है पूरा? थोड़ा नेम भी डाल दो तो ये हो जाएगा B1 C1, BC तो क्लियर है ना, B2 C2, कोई दिक्कत? और यहाँ का जो 45 एंगल है इसको हम थीटा मान लें, अगर इसको हम थीटा मान लें तो हमारे पास बहुत कुछ यहाँ मटेरियल जमा हो जाएगा। क्या क्या मटेरियल जमा होगा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट ही कर लेने में फ़ायदा है, इतना बड़ा पिक्चर कि और कुछ समझाना मुश्किल हो जाए। चलिए, कुछ कुछ बातें हमें यहाँ पर दिखाना है आपको, पहले भी हो चुका है शायद, तो तब तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। हम देखेंगे अभी कितना समझे आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर एक डिस्टेंस तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा थीटा एंगल के लिए। जब हम ट्रायंगल ABC का बात करेंगे तो ये डिस्टेंस को हम P कह लेते हैं, सॉरी B कह लेते हैं, क्योंकि थीटा हम एंगल लिए हैं यहाँ वाला, तो ये हमारा B हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा बेस है, तो इसको B नाम दे देते हैं। उसके बाद देखो, फिर एक डिस्टेंस हमारा यहाँ B1 तक का रहेगा, नहीं? तो इसको हम लोग स्मॉल B1 कह लेते हैं। यहाँ B था तो बेस लिखे B, यहाँ B1 है तो यहाँ B1 लिखें। और उसी के साथ यहाँ पर देखो क्या होगा, इस जगह से लेकर के B2 तक का रहेगा। तो ट्रायंगल AB2C2, इस ट्रायंगल में बेस तब क्या हो जाएगा, उसको मान लेते हैं हम B2। तो टोटल हो गया हमारा बेस B, AB1 हो गया B1, बेस की बात कर रहे हैं, और B2 इस तरह से। और इस तरफ तो बहुत ही ईजी रहेगा, ये हम हाइपोटेनस इसको बोल लेते हैं H, इसको बोल लेते हैं H1, इसको बोल लेते हैं H2, कोई दिक्कत? और यहाँ जो देखो, यहाँ पर जो तुम्हारा हाइपोटेनस है, आई एम सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, अरे होता है कभी कभी, ये आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस बोल दिए, आप लोग भी सुन लिए, क्या पढ़े हो तब पहले से बाबू सब। ये परपेंडिकुलर P, ये परपेंडिकुलर P1 ये वाले ट्रायंगल के लिए, और ये छोटा सा ट्रायंगल के लिए ये P2। और अब बात करेंगे हम बेस की, सॉरी हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा लेंथ है, ये लेंथ हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। इसको कुछ मानना है तो H ही मानते हैं, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम फिर एक डिस्टेंस होगा जो कि हमारा C1 तक होगा, इसको क्या मान लेंगे तब, इसको H2 मान लेते हैं। और एक डिस्टेंस होगा जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कहाँ से, A से लेकर के C2 तक। तो यहाँ पर इसको H1 करना चाहिए था मुझे, H1, यहाँ हो जाएगा ये H2, ठीक है। पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, भले ही देखने में आपको कितना भी लग रहा हो, पिक्चर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ट्रायंगल है पहले आपका ABC, उसमें बीच में कुछ ऐसा लग गया था तो वो AB1C1 हो गया। और तीसरा ट्रायंगल है AB2C2। तीन ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, और तीनों ट्रायंगल में सेम एंगल एक थीटा के लिए, ठीक है, आपको ऐसा दिख रहा है। अब देखो, हम तीनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल AB1C1 एंड ट्रायंगल AB2C2 के लिए।
इतना तो आपको पता चल गया कि एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल ए, इतना तो सबको पता है ना। यहाँ अभी 45 डिग्री हमने माना है या फिर थीटा हमने माना है, 45 डिग्री या थीटा, बट्टे न समझ लेना कोई, 45 डिग्री या थीटा जो कह लो। एंगल B2 बराबर एंगल B1 बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री है ना, और एंगल C2 बराबर एंगल C1 बराबर एंगल C। कैसे? तो देखो यहाँ पर जो ये ऐसे गया है, अगर ये सारे के सारे इस पर परपेंडिकुलर हैं तो ये तो सब समांतर हो गए। समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटता है तो ये जो कोण बनता है वो कैसा कोण होता है? संगत कोण। तो संगत कोण के कारण ये तीनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो रहा है। और इस तरह से हमको प्राप्त होता है कि ट्रायंगल ए B2C2 कॉमा ट्रायंगल ए B1C1 तथा ट्रायंगल ABC आपस में समरूप है, आपस में समरूप हैं। कैसे समरूप है भैया? ए समरूपता से, यही हो रहा है ना। ए सिमिलैरिटी से ये तीनों ट्रायंगल, जो छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिखा यहाँ से यहाँ तक, एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको ए से लेकर के ये पूरा इतना दूर, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए से लेकर के पूरा BC तक। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे से क्या है? समरूप है, सिमिलर है, समरूप है। इतना तक क्लियर हो गया? तो जाहिर सी बात है कि समरूप हैं तो समरूपता का कुछ फिर आगे का कार्यक्रम भी होता है, होता ही है ना। तो समरूपता का आगे का कार्यक्रम को हम लोग बढ़ाएंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम, जब समरूपता प्रूव हो ही गया है तो फिर जा तो ऐसे करेगा। कुछ चीज़ को आप ना भी चाहें फिर भी वो साथ में आती है। चलिए कोई बात नहीं, आता है, आने दो। ठीक है, यहाँ तक ये बन गया है अपना पिक्चर। चलिए अब तो आपको क्लियर हो गया होगा तब कि AB बटा AB1 बराबर AB बटा AB1 बराबर कितना हो जाएगा? BC बटा B1C1, क्योंकि अभी दो ही ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AB1C1 में। तो दो ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो AB बटा AB1 बराबर BC बटा B1C1 बराबर AC बटा AC1 होगा या नहीं? इस तरह से होगा ना। चलो AB को हम क्या लिखे थे? AB को हम बेस बोले थे, AB1 को क्या बोले थे? AB को B बोले थे, AB1 को B1 बोले थे। BC के लिए बताइए, BC के लिए P बोले थे, और B1C1 को क्या बोले थे? P1 बोले थे, और AC को H और AC1 को H1। ये एक रिलेशन आपके पास आ रहा है। इस रिलेशन से फिर कई सारा रिलेशन आप निकाल सकते हैं, और हमको वहाँ पहुँचना है उस जगह पर, ठीक ना। अब देखिए आप, चलिए B बटा B1 बराबर H बटा H1 लो एक बार।
तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अल्टा पल्टी करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज B बटा H बराबर B1 बटा H1। आ रहा है ये चीज़? तो याद रखना ये रिलेशन सिर्फ यहीं तक लागू नहीं होता है, B बटा H बराबर B1 बटा H1, ये आगे भी बढ़ेगा, अभी हम बताएंगे कि कहाँ तक जाएगा ये। उसके बाद देखो ठीक इसी तरह से जब आप P बटा P1 को H बटा H1 करिएगा अभी, ठीक है, जब B बटा B1 बराबर H बटा H1, उसी तरह से देखो जब P बटा P1 बराबर H बटा H1 करिएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, P अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, H यहाँ आएगा, इधर ये तब ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो B बटा H इक्वल्स B1 बटा H1, P बटा H इक्वल्स P1 बटा H1। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, उसी प्रकार जब आप तीसरा लेंगे ना, तीसरा B बटा B1 बराबर P बटा P1, जब उसको लीजिएगा तो आपके पास आएगा B बटा P बराबर B1 बटा P1। और ये रिलेशन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, जब आप और भी थोड़ा जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि B बटा H इक्वल्स B1 बटा H1 बराबर B2 बटा H2, यहाँ पर भी आ जाएगा P2 बटा H2। ये रिलेशन आगे बढ़ता जाएगा, जितने भी ऐसे ट्रायंगल होंगे जो इसके समरूप होंगे उन सब के लिए ये रिलेशन आगे बढ़ता ही चले जाएगा। यहाँ पर भी आपका तब आ जाएगा B2 बटा P2। तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन वाला चीज़ हो गया हो, तो हम अभी थोड़ा सा आपको बख्शते हैं, अभी थोड़ा आपको माफ़ किए। जितना अभी किए हैं ना, अभी क्या क्या किए हैं, ये B बटा H इक्वल्स B1 बटा H1, P बटा H इक्वल्स P1 बटा H1, B बटा P इक्वल्स P1 बटा B1 बटा P1। इतना जो काम हम किए हैं ना, इसको अब हम स्केल लेकर के चेक करेंगे कि जो ये कह रहा है रिलेशन जो यहाँ आया है, क्या इस ट्रायंगल में मेजरमेंट करने पर भी सेम आता है। एक बार ट्रायंगल में भी मेजरमेंट हम करेंगे लेकर के इसको, तो चलिए देखते हैं मेजरमेंट करके। तो एक बार अपना स्केल उठाते हैं और स्केल उठा के देखो सीधा कैलकुलेट करते हैं। तो 0 पे रखे, यहाँ कितना आ रहा है 9.3, ओके, 0 पे रखे 9.3 आया, ठीक है। अब इधर से 0 पर रखो, एंड ये 10 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमारा जो ट्रायंगल था उसमें बेस क्या था हमारा, अभी तुरंत बेस क्या था, AB, और ये कितना आया था 9.3। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, BC कितना आ रहा है उसका 10, कितना हो रहा है 13.6, नहीं 13.5, नेट 13.5 हो रहा है, ठीक ना। अरे इसी स्केल में लगेगा तो एक और चीज़ देख ही लेना था ना, ये तो हम अपना हो गया। अब B1 P1 और H1 का वैल्यू भी लिखेंगे। तो बताओ यहाँ H1 का वैल्यू कितना आ रहा है 7.7। अब एक बार फिर से अब तभी कैलकुलेट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई बात नहीं है, होता है, छूट गया, फिर से करते हैं। 0 पे यहाँ रखते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, ये B1 का वैल्यू 5.65, तो B1 5.6 ही लिखते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत है। और अब क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस का वैल्यू बताओ भाई, 6 एग्जैक्टली 6 आ रहा है, नहीं, चलो 6 लिख लिए। देखो ये सब वैल्यू अपना निकल चुका है, और ये सब वैल्यू से हमको करना क्या है, तो ये सारे वैल्यूज को लेकर हमें बारी बारी से इन रिलेशंस में डालना है। ये जो रिलेशन आया है ना अपने पास,
इन रिलेशंस में हमको बारी बारी से B और H का वैल्यू डालना है, B1 H1 का वैल्यू डालना है, PH का वैल्यू डालना है, P1 H1। तो इस तरह से सबका वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि ये जो आया है रिलेशन क्या ये मैथमेटिकली सही है इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो एक बार चेक किया जाएगा। तो आप लोग अपना कैलकुलेटर किसी के पास है तो निकाल लो, नहीं तो फिर मुझे ही यहाँ पर निकाल लेने दो अपने लैपटॉप में, बिकॉज जब तक आप फील नहीं करेंगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस तरह से मशीन की तरह रट्टा मारने से। अगर एक बार ये क्लास हो चुका है पिछले बैच में, आपने अगर कोई हैं जो पिछले बैच में किए हैं, तो फिर उसको फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करो कलम से। कैलकुलेटर नहीं है तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। चलिए देखिए, हम सबसे पहले ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। क्या हो जाएगा B/H, क्या होगा B/H? ABC ट्रायंगल के लिए, ABC के लिए B/H का वैल्यू बताओ जल्दी से। B का वैल्यू 9.3 है, H का वैल्यू बोलो 13.5 है ना? 13.5 है। कितना आएगा कट कुट के? 0.688 यही आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। और अब बताओ यहाँ पर B/H हो गया, P/H बताओ क्या होगा P/H? P क्या है वहाँ पर? P क्या है अपना? 10 है। और H क्या है? 13.5। चलो बताओ P/H का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.74। ठीक है। अब बताओ हमको P/B क्या आ रहा है? P/B परपेंडिकुलर बटे बेस, P का मान है 10 बटे 9.3, कितना आएगा? 1.07। 1 भी कह सकते थे, लेकिन ठीक है, एग्जैक्ट हमको कैलकुलेट रखना है अपना। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हम इसको इधर छोड़ते हैं, ये इसके इस साइड है, अलग कैलकुलेशन हुआ है ना BH ये सब के लिए। अब चलो इस साइड हम A/B1/C1 के लिए, ट्रायंगल A/B1/C1 के लिए, चलो बताओ P1/H का, सॉरी सबसे पहले वहाँ जो लिए थे वही लो। B1/H का वैल्यू बताओ क्या होगा? B1/H1 का वैल्यू, B1/H1 का वैल्यू 5.6 बटा H1 का वैल्यू 7.7, कितना होगा? 0.72 हो गया। ठीक है। P1/H1 का वैल्यू बताओ, P1/H1 का वैल्यू बताओ। 6/7.7 कितना होगा? 0.77 आ रहा है, 7792। चलिए ठीक है, 0.77। ठीक है। इसके बाद बताओ कि P/B यानी कि P1/B1 क्या आ रहा है? P1 क्या हो जाएगा? 5.6 और B1 क्या हो जाएगा? 6, कितना आ रहा है? उल्टा लिख दिए हैं क्या? उल्टा लिख दिए हैं, सॉरी। सिक्स अपॉन 5.6, ये कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। 1.0714, 1.07 ही लिख दो। चलो ठीक है। चलिए अब देखो, B1/H1 का कुछ वैल्यू आया है, P1/H1 का कुछ वैल्यू आया है, और इधर P1/B1 का कुछ वैल्यू आया है, सेम इधर भी आया है। अब आप दोनों तरफ का वैल्यू को चेक करो इस रिलेशन में डाल के। यहाँ पहला रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है और तीसरा रिलेशन है।
आप बताओ कि तीनों रिलेशन वैलिड हो सकता है या नहीं। तीसरा रिलेशन तो बिल्कुल वैलिड दिख रहा है, यहाँ P बटा B 1.07, वहाँ भी 1.07, यानी कि इस बड़े ट्रायंगल में भी आप परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात निकालते हैं, और इस छोटे ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात निकालते हैं। अनुपात एकदम सेम आता है, सेम एंगल थीटा के लिए अनुपात दोनों जगह सेम आता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब B बटा एच और B1 बटा H1 पे भी देख लो, B बटा एच यहाँ पर आ रहा है 0.688, वहाँ पर आ रहा है 0.72। इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.7 बोल सकते हैं, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 0.7 ही कहेंगे। आप ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उतना तो देखो, कहीं भी कोई लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये तो आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गया ना, तो एक्सपेरिमेंट में कुछ एक चीज़ होता है जिसको एरर कहा जाता है। हो सकता है स्केल को घुमाने में कोई गलती रह गया हो, स्केल थोड़ा सा टेढ़ा हो लाइन के रिस्पेक्ट में, तो 1 सेंटीमीटर इधर उधर होगा तो कैलकुलेशन में वो असर पड़ता है, तो उतना एरर मान के चला जाता है। अब देखो कि यहाँ भी 0.7 आया, वहाँ भी 0.7 आया। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो रिलेशन हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से पढ़ा था बिल्कुल सही आ रहा है। इससे देखो पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो भी एक तरह से प्रूव हो रहा है, उसका भी एक तरह से प्रैक्टिकल हो रहा है। कौन कहता है मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है? बिल्कुल होता है, हो रहा है, ठीक ना। और देखो यहाँ P बटा एच इक्वल्स P1 बटा H1, तो देखो वहाँ पर उसमें भी 0.77 आ रहा है, यहाँ 0.74 आ रहा है। ऑब्वियसली ये 0.75 के ही अप्रोक्स दोनों को आप मानकर चलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों जगह ये वाला वैल्यू भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जब एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण फिक्स हो जाए, जब किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण फिक्स हो जाता है ना, तो समकोण त्रिभुज का मेजरमेंट चाहे जितना भी हो, उस न्यून कोण के लिए आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और लंब का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात, मतलब सारे भुजाओं का जो अनुपात आपके पास आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। बात आ रही है समझ में? यहाँ जैसे कि एंगल था हमारा, कोशिश तो किए थे 45 डिग्री करने का, लेकिन ये एग्जैक्टली हो गया था 46.1 डिग्री। एग्जैक्टली 45 करना भी बोर्ड पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना मोटा मोटा लाइन खींचा जाता है ना कि वो नहीं हो पाता है। अंदाजे पे कितना क्या क्या होगा, तो 46.1 हो जाने के कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए इतना काफ़ी है कि हम चाहे ट्रायंगल जैसा भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं हो रही है। बात आई समझ में? तो इससे हमको ये एक शिक्षा मिलता है, शिक्षा ये मिलता है कि ट्रायंगल चाहे इंडिया में खींचा जाए 30 डिग्री कोण के साथ, ठीक है, और वो ट्रायंगल कोई कॉपी पे खींचा जाए, ठीक है ना, या फिर कोई ट्रायंगल 30 डिग्री एंगल के साथ बहुत बड़ा टावर के साथ बनाया जाए। एक टावर बना करके टावर के मुंडी से जो है कि एक लोहा का तार खींच करके 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ट्रायंगल बनाया जाए, ठीक है ना। दोनों ही ट्रायंगल में उसका जो परपेंडिकुलर होगा, उस ट्रायंगल का अपना कुछ परपेंडिकुलर होगा, और उस ट्रायंगल का अपना बेस होगा, और उस ट्रायंगल का अपना हाइट होगा। तो चाहे ट्रायंगल दुनिया में कोई भी रहे, अगर एंगल सेम है, ट्रायंगल बड़ा है ट्रायंगल छोटा है, उससे बहस एकदम नहीं है। एंगल अगर दो परपेंडिकुलर ट्रायंगल का सेम है, ठीक है ना, तो उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन उस खास एंगल के लिए, अभी एंगल थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं, तो 30 डिग्री के लिए P बटा एच का मान हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वो ट्रायंगल दुनिया के किसी कोना में खींचा जाए, कितना भी बड़ा खींचा जाए, कितना भी छोटा खींचा जाए। अगर कोण थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात निकाला जा रहा है, तो वो हर जगह सेम आएगा, ठीक है ना। 30 डिग्री के लिए हर जगह फिक्स रहेगा कि 1/2 होगा। तो याद रखना,
दुनिया में कहीं भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है और उसका एक न्यून कोण 30 डिग्री है और उस 30 डिग्री के लिए ही हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात निकालना है, तो वो हमेशा 1/2 होगा, यानी कि 0.702 होगा। अगर यही कोण 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री होता तो ये कैलकुलेट करके बार बार देख लिया गया है कि ये P/H का अनुपात क्या आता, 1/√2 आता, यानी कि 0.702 आता। अगर ये कोण 60 डिग्री होता तो फिर P/H कितना होता, √3/2, यानी कि 0.866 होता। √3 का मान होता है 1.732, बट्टे में 2 होता है 0.866 होता। कुल मिला के बात ये है, जो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में मेन अब हम टॉपिक पर आते हैं, कि किसी भी समकोण ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक न्यून कोण फिक्स है तो उस न्यून कोण के सापेक्ष आधार और कर्ण का अनुपात कांस्टेंट होगा, ठीक है। लंब और कर्ण का अनुपात कांस्टेंट होगा, लंब और आधार का अनुपात भी कांस्टेंट होता है। एकदम मतलब ये क्लियर बात होता है, ठीक है। तो इसी बात को हम थोड़ा अब लिखते हैं यहाँ पर कि किसी भी फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी के एक निश्चित न्यून कोण थीटा के लिए, एक निश्चित न्यून कोण थीटा के लिए, याद रखना यह हमेशा न्यून कोण के लिए ही होगा। कोई बोल सकता है कि सर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इस कोण के लिए हमको बताइए तो साइन थीटा क्या होगा। भाई मेरे वो 90 डिग्री है, उसके लिए हम देखो, हम कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए छोड़ेंगे ही नहीं। हम यहाँ थीटा सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, हम न्यून कोण थीटा लिखेंगे। बाद में कभी बोले हमको कि 90 के लिए बताइए साइन थीटा, हम कान पकड़ करके बता देंगे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा जो कुछ भी तय हुआ है वो न्यून कोण के लिए तय हुआ है, ठीक ना। तो थोथा दलील से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को जड़ से आना चाहिए, तो आप कभी कंफ्यूज ना होंगे, ना टीचर को परेशान कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पूछने से पहले आपको आंसर पता होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पूछने पे तमाचा लगेगा अगर फालतू बात पूछे तो। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ पूछना है तो हम उसमें कभी नहीं रोके हैं आपको, भले ही उसमें आपका थोड़ा पिटाई हो जाए बेहुदा क्वेश्चन पूछने पर, लेकिन ठीक है, उतना तो देखो पिटाई खा के भी कुछ शिक्षा मिल रहा है तो ज़्यादा सस्ता चीज़ है ना। कहाँ आप फी लेके, चलिए ठीक। किसी भी न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, इसको लिखा कैसे जाएगा इस अनुपात को, P/H, यही लिखा जाएगा ना। अनुपात बराबर P/H होता है, ये तो समझ में आ रहा है। एंगल हमारा क्या है यहाँ पर, थीटा है, परपेंडिकुलर यहाँ है H, यहाँ है B, यहाँ है, तो लंब और कर्ण का अनुपात P/H होता है। और याद रखना पूरे दुनिया ने कहा कि इतना बड़ा बात को, लंब और कर्ण का अनुपात, वो भी क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, इतना बड़ा बात को हमेशा लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो गणित का काम क्या होता है, हमेशा चीज़ों को शॉर्ट करना। अब देखो कि अगर हमेशा ये लिखा जाता कि 5 और 2 मिलकर 7 होते हैं, और इस तरह से मैथ पढ़ा जाता, हम सॉरी यहाँ भी फिर हम मैथ का यूज कर ही लिए। अगर ऐसा लिखा जाता 5 और 2 मिलकर 7 होते हैं और ऐसे अंडरलाइन किया जाता और इस तरह से मैथ की अगर पढ़ाई होती तो फिर क्या होता, दुनिया का कल्याण निश्चित था। तो बड़ा मुश्किल हो जाता मैथ, तब पता चलता है कि आदमी गिनती के अलावा कुछ सीख ही नहीं पाया, और मैथ की किताब के नाम पर बड़ा बड़ा पोथी लिखा गया है, ठीक ना।
मैथ देखो चीज़ों को हमेशा साधारण करता है, चीज़ों को हमेशा सिंपल करता है। तो इसको क्या किया गया, ये बात को इस तरह से सिंबल में लिखा गया है कि नहीं। इतना बात को बस ये 1 2 3 4 5 सिंबल दे करके इतना बड़ा अक्षर का जंजाल को ख़त्म कर दिया गया। इसको इंडियन भी समझेगा, चाइनीज़ भी समझेगा, रशियन भी समझेगा, जर्मन भी समझेगा, लेकिन ये बात अगर लिखा जाता तो विषय का विकास ही नहीं हो पाता। हिंदी भाषा का आदमी अगर ये लिखता, वही सीखता, वही पढ़ता, वही इसमें कोई आगे रिसर्च करता, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आगे अच्छा खासा रिसर्च का स्कोप है। तो यही बोले मैथ का काम क्या होता है, मैथ का काम होता है चीज़ों को सिंपल करना, और वही सिंपल करने के उद्देश्य से ये जो इतना बड़ा बात है, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी बात को शॉर्ट करके लिखा जाता है। थीटा कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, इसको कहा जाता है साइन थीटा। ये इतनी बड़ी बात को शॉर्ट करके क्या कहा जाता है, साइन थीटा। और ऑब्वियसली ये किसके बराबर होगा, P/h के बराबर होगा। तो साइन वर्ड जो आया है, साइन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह से पोआकार चांद बिंदु चौ लिखने को हम लोग एक सिंबल दे दिए कि आज से इसको 5 पढ़ेंगे, ऐसे भी लिखने का मर्जी आपका लिखिए, लेकिन शॉर्ट में स्पीड में लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि FIV लिखें कि पोआकार चांद बिंदु चौ लिखें। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या किए, 5 को ये सिंबल से डिनोट कर दिए ना जी, हाँ। उसी तरह से ये इतना लंबा बात को शॉर्ट करने के लिए साइन थीटा का प्रयोग शुरू किया गया। अब बोलोगे सर साइन में ऐसा क्या है, भाई मेरे माथा मत खाओ, साइन में कुछ नहीं है। साइन के जगह पे कुछ भी लिख दिया जा सकता था। साइन के जगह पे लिख देता, अब हम क्या बोले, दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन साइन के जगह खाइन भी लिख देता, झाइन भी लिख देता, फाइन भी लिख देता, कुछ लिख देता। अगर उसको पूरा दुनिया उस दिन से मान लेता कि आज से लंब और कर्ण का अनुपात को टाइन मानेंगे, टाइन थीटा, तो वो भी वैलिड होता, उसी को दुनिया मानता। ये तो वही बात हो जाएगा कि हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा नाम रोहित ही क्यों है। अरे भाई, जिस दिन तुम्हारा नामकरण हो रहा था 1000 पॉसिबिलिटी था, लेकिन रोहित नाम रख दिया गया और उस दिन से बाकी लोग भी ये तय कर लिया कि तुमको रोहित ही पुकारेगा, तो रोहित नाम हो गया तुम्हारा। उसी तरह से ये जो इतना बड़ा बात है, इसको शॉर्ट में साइन थीटा लिख दिया गया, तो ये P/h के बराबर हो गया। उसी तरह से थीटा कोण के लिए आधार और कर्ण का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, इसमें भी ये तो खैर क्लियर है कि ये B/h होगा, ठीक है ना, ये B/h होगा। उसी तरह जैसे पिछले वाले में हुआ, ये भी बड़ा सा चीज़ को एक नाम दिया गया और गणितज्ञों ने सोचा कोई नाम देते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं क्या अच्छा लगा इसमें, तो उन लोगों ने कॉस नाम दिया। नाम देते अमित थीटा, ठीक है, रोहित थीटा, ठीक है, शिवराज थीटा, कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नाम दिया कॉस थीटा। अब जो नाम दे दिया पूरा दुनिया उसको मान रहा है, आप भी उसी को मानिए। अपने मन से नाम आज रखिएगा तो सिर्फ आप ही रखिएगा, चेक करने वाले को पता नहीं होगा तो नंबर कटा के आ जाइएगा, ठीक है ना। तो जो नाम पहले से हो चुका है ना तय, वही रहने दीजिए, अपने मन से कुछ कारीगरी मत कीजिए। और जैसे P/h को साइन थीटा कहा गया, B/h को कॉस थीटा कहा गया, उसी तरह से P/b को टेन थीटा कहा गया है, ठीक है ना, हाँ। और एक इसमें खास बात का ध्यान ये रखा गया है कि साइन थीटा बराबर P/h था, तो फिर उसी के साथ साथ एक और प्रबंध आपके लिए किया गया कि H/p को क्या कहेंगे, तो H/p को कहा गया कोसेक थीटा, यानी कि 1/साइन थीटा को कोसेक थीटा कहते हैं। साइन थीटा पे पावर -1 चढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोसेक थीटा मिलेगा। उल्टा ये तय किया गया है, ठीक है ना। अब बोल दी हम ये बात तो एक आदमी सोच में पड़ा था थोड़ा सा, फिर समझ गया,
फिर भी हम समझा देते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है, p/h। अगर हम साइन थीटा पे पावर -1 चढ़ा दें तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा यानी 1/p/h। तो इस बार h ऊपर चले जाएगा तो h/p। तो h/p क्या हो गया, एक तरह से साइन थीटा का उल्टा हुआ। ये h/p को नाम दिया गया है कोसेक थीटा, ठीक ना। तो यानी कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, या फिर h/p, दोनों बात होगा इसके लिए। उसी तरह से cos थीटा बराबर b/h, तो सेक थीटा बराबर h/b, और टेन थीटा बराबर p/b, तो कॉट थीटा बराबर b/p। ये सब नाम रेंडमली सोच करके दिया गया और फिक्स कर दिया गया। आपको याद रखना पड़ेगा, यही आपकी किस्मत है, ठीक ना। तो खुशकिस्मत हो, खुशकिस्मत इसलिए हो क्योंकि आज पूरा दुनिया ये नाम को सोच के तय कर चुका है। अगर आज से 1000 साल पहले पैदा होते तो भारतीय लोग इसको बोलता था ज्या, और वो लोग बोलता होगा, वो लोग तो खैर बोलवे नहीं करता होगा, तभी वो लोग उतना विकसित कहाँ हुआ था, ठीक ना। हाँ, इवन जानते हो बहुत सारा लोग ये कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो असल में इंडिया का बोधायन ने दिया था, बोधायन प्रमेय। और कई सारा ऐसा प्रमाण, बहुत सारा थ्योरी ये सिद्ध करता है कि पाइथागोरस जो है नाम वो बोधायन का ग्रीक नाम है। कि बोधायन का जब रिसर्च ग्रीस पहुंचा, यूनान पहुंचा, तो वो लोग बोधायन को ही एक अलग नाम दिया था जिसका नाम पाइथागोरस था, क्योंकि बोधायन वर्ड का जो मीनिंग होता है पाइथागोरस वर्ड का भी वही मीनिंग होता है ग्रीक भाषा में। तो वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो सबको जाने दो। हम लोग से कोई पूछेगा अगर एग्ज़ाम में, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है, वर्ल्ड इसको मान नहीं लेता और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, इतिहास में उतना भी ज़्यादा डूबने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना। अतीत से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बोधायन प्रमेय का, बोधायन का जो शुल्भ सूत्र है और सब चीज़ें हैं, उससे राइट एंगल ट्रायंगल का, पाइथागोरस प्रमेय का बहुत हद तक वो सिद्ध होता है। और एक बात जान लो, त्रिकोणमिति में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं सब पाइथागोरस थ्योरम के ही ऊपर बेस्ड है। ये कर्ण, लंब, आधार का जो कंसेप्ट है ये पाइथागोरस से ही तो आ रहा है। तो इसलिए तो वही बोले कि ये सब चीज़ें तो भारत में हो रहा था। खैर, आज हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टडी में पढ़ते हैं तो हम लोग को उसी तरह से पढ़ना पड़ता है जो पूरा दुनिया मान के चलता है। इसमें अपना नाक घुसेड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को अब आगे बढ़ना है, लड़ाई नहीं करना है। जिसको पूरा दुनिया मान रहा है उसमें हमको काम करना है। तो साइन थीटा बराबर p/h, कोसेक थीटा बराबर h/p, कॉस थीटा बराबर b/h, सेक थीटा बराबर h/b, टेन थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा बराबर b/p। ये एक कंसेप्चुअल थिंग्स आपको पता रहना चाहिए। यहाँ p परपेंडिकुलर है, b आधार है और h हाइपोटेनस है, आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा जो चार्ट है ये 6 का, ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। और जब आपको ये ठीक से याद हो जाए और ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, उसको ठीक से कर लीजिए, तो फिर हम लोग त्रिकोणमितीय तत्समक कहा जाता है ना, आइडेंटिटीज को हिंदी में क्या कहा जाता है, खैर जो भी हो, कुछ फार्मूला त्रिकोणमिति से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। साइन थीटा का कुछ फार्मूला, ठीक है ना। जैसे कि एक फार्मूला तो बड़ा ही इजी है, कि एक फार्मूला तो बहुत ही इजी हो जाता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये बहुत ही सिंपल हो जाता है ये प्रूव करना। कैसे प्रूव करना ये सिंपल हो जाता है, देखो ये होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसको प्रूव करने की जहाँ तक बात आती है तो LHS बराबर लेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये आएगा ऊपर में p/h, नीचे आएगा b/h क्या
तो P बटा H गुना हो जाएगा H बटा B, H कैंसिल, ये होगा P बटा B। तो P बटा B आपको पहले ही प्रूव करके दिए थे कि ये tan थीटा होता है। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत है इसमें? साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा में ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा टेन थीटा होता है ना। ये सब तो एकदम सिंपल बात है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा साइन थीटा होता है। और ये वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा भी लिख सकते हैं ना इसको। ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम चलिए लिख के भी दिखा देते हैं कि जैसे सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा लिखे हैं, तो कॉस थीटा बराबर भी आप 1 बाय सेक थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। तो ये आपको पता अच्छे से होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक ये भी रिलेशन है। तो ये सब रिलेशन ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल है ये सब, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को ठीक से लेते हैं तो ये सब तो मज़ा आ जाएगा जान करके। ठीक है ना। और उसी तरह का एक पहेली को ऐसे भी सॉल्व किया जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पता है आप लोगों को कि नहीं? है ना। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। हाँ, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर 1। लिखेंगे ना। तो हम इसको ऐसे लिखें कि p बटा एच का होल स्क्वायर प्लस b बटा एच का होल स्क्वायर बराबर 1। बोलो ना। ठीक है। तो p बटा एच को हम पहले से क्या बोले हैं? साइन थीटा। b बटा एच को हम पहले से क्या बोले हैं? कॉस थीटा बराबर 1। इससे क्या साबित हुआ कि सेम एंगल के लिए साइन थीटा का होल स्क्वायर और उसी एंगल के लिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यही रूल है, जो नियम है, तो कानून है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 होता है। और हमेशा याद रखना कि ये जो होल स्क्वायर को लिखा जाता है ना इसमें त्रिकोणमिति में, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर को आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यही तरीका है लिखने का, आपको पता रहना चाहिए कि होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तरीका यही है। क्यों है, क्या है, ये सब तब आगे आने वाले क्लास में आप जानेंगे। और जानेंगे क्या, ये आपका आदत में शुमार हो जाएगा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। टेन थीटा का होल स्क्वायर अगर होगा तो उसको भी लिखा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन आपको यहाँ क्या एक रिजल्ट मिल के आया?
आपको यहाँ एक रिजल्ट मिल के आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक रिजल्ट बन के आया कि नहीं आया आपके पास? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है त्रिकोणमिति का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपकी किताब में एक चार्ट है जिसमें कि अलग अलग थीटा का वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा का मान दिया गया है, ठीक है ना। चलो हम तुमको वो ड्रॉ करने भी पहले बता ही देते हैं। देखो क्या करना, इसको ऐसे लिखना, साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक ना। हाँ, तुमको कुछ वैल्यू को ड्रॉ करने के लिए सिखा रहे हैं, तुम लोग याद करते हो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट अभी बना रहे हैं, देखो ध्यान से। 0 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑल्दो एक ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं है। यहाँ 90 डिग्री कहने का मतलब होता है 89.999 डिग्री, जिसको कि 90 डिग्री कह दिया जाता है। एक ट्रायंगल में 0 डिग्री भी होना संभव नहीं है न्यून कोण, ठीक है ना। यहाँ 0 का मतलब होगा 0.11। आई बात समझ में? ये हमेशा क्लियर रखना कि 0 और 90 अप्रोक्सीमेट लेके चला जाता है, नहीं तो कोई फंसा दिया तुमको, बस उसके सामने मुंह बांधोगे। कोई बोल दिया कि एक ट्रायंगल है इस तरह का, ये 90 अपना हो ही गया है, तो बचा अपना ये और ये 0 होगा, तो फिर तब तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ट्रायंगल बना कहाँ? क्या वजह, नींद आ रहा है? सोया तो है पूरा रात भर। ये अगर 90 है, यहाँ 0 बनेगा तो ये कर्ण तो आके इसी पे चढ़ जाएगा, तो फिर ट्रायंगल कहाँ बनेगा? तो 0 का मतलब होता है 0 से थोड़ा ज़्यादा, जो कि 0 के अप्रोक्सीमेट हो। 0 कभी भी पॉसिबल ही नहीं है एक राइट एंगल ट्रायंगल में कि न्यून कोण 0 हो जाए। 0 और 90 यहाँ पर बस अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। ये तो एक अलग बात हुआ। हम यहाँ पर कहाँ कंसेप्ट पे थे कि इसका वैल्यू चाहिए हमको। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होगा, 30 के लिए क्या वैल्यू होगा, हम तुमको तरीका बताने वाले थे, है ना। तरीका क्या है बता देते हैं। देखो गिनती ऐसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। और फिर कॉस में उल्टा लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक ना। और 10 को अभी छोड़ देंगे, 10 को कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर में इसमें सबको 4 से भगा देंगे। कितना से भगा देंगे? 4 से। सबको क्या करेंगे? 4 से भगा देंगे। इसमें भी सबको 4 से भगा दे दिए। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ठीक है ना यहाँ तक? चलिए, उसके बाद सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। समझा बात को? सबसे पहले 0 1 2 3 4 किए, सब में फिर 4 से भगा दिए, कॉस में उल्टा किए थे, और लास्ट में सबके ऊपर रूट चढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 1/4 का रूट क्या होगा? 1/2। 4 का रूट क्या होता है? 2 होगा। 1/2 का रूट क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पे मिटा मिटा के लिखना शुरू करेंगे। 1/2 का रूट क्या होता है? 1/√2। अपना लिस्ट भी देख लेना, सेम टू सेम आता है कि नहीं। ऑब्वियसली सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/2। यहाँ पर बताओ क्या होगा? √3/2। √3/2। यहाँ क्या हो रहा है?
1, 4/4 कट गया 1, तो लिखो यहाँ पर 1, यहाँ भी मिटा के ही थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं हम, है के लिए कोई झेल रहेगा इतना, कैसे हो रहा है वो तो बता ही दिए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और यहाँ कितना हो रहा है 0, यहाँ 4/4 1, यहाँ पर क्या होगा √3/2, यहाँ क्या होगा 1/√2, यहाँ क्या होगा 1/2, यहाँ क्या होगा 0, है ना। और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो क्या आ जाएगा 0/1 0, 1/2 √3/2, बटे 2 कट जाएगा ना, क्या आएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 सेम चीज़ है, कट के कितना आएगा 1, यहाँ √3/2 1/2 क्या होगा √3, 1/0, 0 बट्टे में आएगा इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से कैलकुलेट होता है, मुश्किल से 1/2 मिनट भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेथड याद रखना है एग्जाम में, यही बनाना तब जो है कि तुमको याद रहेगा, नहीं। आप अभी कभी भी आपको ज़रूरी पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू का अभी एक्सरसाइज बनाने में, भूल के भी उसका चार्ट मत देखना किताब वाला, तुरंत ये चार्ट बनाना। मुश्किल से 10-15 बार ही चार्ट बनाओगे, ऐसा याद हो जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे। वो कौन सी सब तुम लोग बोल रहा था फेकड़ा, वो सब मेमोनिक्स याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, इसको काहे मेमोनिक्स में याद रखेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सब सिंपल है, सिंपली ही इसको पढ़ेंगे ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं, ये वाला चीज़ को, इसमें कोई एक थीटा पकड़ो, चलो 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए LHS क्या हो जाएगा तब, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4, मारेंगे इतना मार के, 2 बोलता है, 1 + 3 क्या होगा 4/4, फाइनली 1। हाँ 1 ही ना प्रूव करना था तुमको, यही ना तुम्हारा RHS है। आप अब क्या करिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, किसी के लिए भी आप करने का कोशिश कीजिए, वही होगा। जैसे 90 के लिए तो सीधे दिखता है कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 हो गया प्रूफ। 0 के लिए तो ऐसे दिख रहा है 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, खत्म खेला, है ना। जो कॉस का 30 का वैल्यू होता है वो साइन का 60 का वैल्यू होता है, जो साइन का 30 का वैल्यू होगा कॉस का 60 का वैल्यू होगा, उल्टा होता है। नहीं, ये यहाँ के बराबर, ये यहाँ के बराबर नहीं, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2, हाँ आई बात समझ में, कोई दिक्कत है। तो यही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। उसी तरह से कुछ और चीज़ें भी होती है। चलो देखो, अभी तुरंत तुम पढ़े हो p² + b² बराबर 1, सॉरी h², यही पढ़े हो ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं p² बराबर h² - b², लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों में हम क्या करेंगे, p² से भागा दे देंगे, दोनों ओर p² से भागा देने पर क्या हो जाएगा, p² बटा p² बराबर h² - b² बटा p²। दिस इम्प्लाइज 1 बराबर h² बटा p² माइनस b² बटा p², हो गया ये चीज़। दिस इम्प्लाइज 1 बराबर h बटा p का होल स्क्वायर माइनस b बटा p का होल स्क्वायर। चलो लिस्ट में जाके देखो और बताओ, ऐसे लिस्ट में देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जितना हम मेहनत से पढ़ाएं आप लोग को। p बटा h होता है साइन थीटा, तो h बटा p क्या होता है,
कोसेक थीटा होता है क्या? तो इसका होल स्क्वायर माइनस बी बटा पी क्या होता है? तो पहले ही पढ़ाए हैं, पी बटा बी होता है टेन थीटा, तो बी बटा पी क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो दिस इंप्लाइज आपका आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका प्रूव हो क्या आएगा? ठीक है ना? और घर जाके इसको प्रूव करके लाना आप लोग। ये आपको प्रूव करके लाना है घर से। बहुत ही ईजी है। इसमें बी स्क्वायर को इस पार भेजे थे, इसको प्रूव करने के लिए पी स्क्वायर को उस पार भेज देना, बचेगा क्या? इधर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से भाग दोगे, इस तरफ 1 आ जाएगा, बाकी इधर काट कूट करके जो सो करके लास्ट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। एक साइड तो 1 रहेगा ही। तो बहुत ही सिंपल रहेगा, ये कोई खास बात नहीं रहेगी। ठीक है। अब जैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना? तो आप लिख सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। बहुत सिंपल, ये तो कोई बातें नहीं हुआ। इसी में एक और चीज आगे बढ़ाते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ेगा। ये भी अपने आप में एक रिलेशन है। कभी अगर आपको दे दे कि कॉस थीटा का मान है 4/5, तो बताओ साइन थीटा का मान कितना है? इस फॉर्मूला में डाल करके साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। हम तुम्हारे साथ बहुत गेम खेल रहे हैं अभी तुम लोग को पता नहीं चल रहा है। नहीं है बात समझ में? यहाँ तक समझे हो ना? तो फिर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, रूट चढ़ गया तो, लेकिन ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया है। हाँ, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि cos थीटा का वैल्यू 2/3 है, बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा कि cos थीटा बराबर 2/5 तो साइन थीटा बराबर क्या, तो आपको सीधे रूट ओवर 1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4/25, तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर 21/25, यानी कि रूट ओवर 21/5। यह होगा साइन थीटा का वैल्यू। तो इस तरह से आपको देना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस थोड़ी है, कोई दम थोड़े है सब क्वेश्चन में। आई बात समझ में? तो ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, लेकिन ये सब फार्मूला फुद्दू सा फार्मूला है, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, वो सब कुछ नहीं। ये जो कर रहे हैं ना, तुम जाके करोगे ना जहाँ, उसके बाद तो तुम इसमें खन्ना हो जाओगे, कोई बातें नहीं है। उसी तरह से भी तुरंत प्रूव करके आपको दिए हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, कहाँ यार क्या हो रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका क्या निकलेगा? अच्छा एक बात और, यहाँ तो एक चीज़ भूल ही गए करना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज ये भी तो आएगा एक रिलेशन कि कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये बात समझ में? तो रिलेशन इधर से है तो रिलेशन इधर से भी है ना? कॉन्सेप्ट ये है कि विक्रम बेताल का चाचा है, तो बेताल भी विक्रम का भतीजा होगा ना। तो वही बात है कि साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा भी तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कंसेप्ट पूरा क्लियर है एकदम। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर से आ जाओ यहाँ पर, वो अलग बात था, वो छूट गया था यहाँ के बाद तो उधर कर दिए, अभी फिर से नया बात शुरू हो रहा है यहाँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को हम 1 अभी तुरंत प्रूफ किए हैं।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा इसका अगला स्टेप, कोसेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। कोसेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसका उल्टा भी कुछ होगा ना, उल्टा क्या होगा यहाँ पर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये कैसे हुआ समझ में आया? ये इस पर आएगा प्लस हो जाएगा, 1 इस पर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए। तो देखो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। कुछ नहीं है ये सब, देखो तुमको लग रहा होगा अरे इतना फार्मूला है, अरे कुछ नहीं है ये सब जो पहले जो हम ये प्रूव करके दिए ना तुमको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब वो प्रूव करोगे ना तुम घर में जाके फिर से, तो उसी समय कोसेक का भी वैल्यू निकालना कॉट के टर्म्स में, कॉट का भी वैल्यू निकालना कोसेक के टर्म्स में, बस हो गया। धीरे धीरे प्रॉब्लम बनाते 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 ये तुम्हारे अंदर उसी तरह बैठ जाएगा जैसे मेरे अंदर ये बैठा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है कहीं से भी, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो होमवर्क है आपका कि सेक थीटा का वैल्यू टेन के टर्म्स में और टेन थीटा का वैल्यू सेक के टर्म्स में आपको करके लाना है। हाँ, पहले तो वो प्रूव करना, ये बात को प्रूव करोगे उसके बाद ऑटोमेटिक ये कर लोगे, कोई दम है ही नहीं इसमें, ठीक ना। तो बेसिक आपका यही है, इसके अलावा क्लास 10th में इसके ऊपर कुछ नहीं है, हो गया ख़त्म क्लास 10 का सिलेबस। अब आप क्लास 10 का एग्जाम्पल प्रॉब्लम सब बनाना शुरू कर दीजिए और केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल जो बनाना है बनाओ और एकदम परफेक्टली एंड करो चैप्टर को। कहीं अब एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, ठीक ना। सो दैट वाज द थ्योरी क्लास फॉर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के लिए ये एक थ्योरी क्लास था। अब इसके प्रॉब्लम वाले क्लास में हम लोग नेक्स्ट फिर अपना क्लास करेंगे। सो ऑन दिस नोट वी कंक्लूड द क्लास।